हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो मैं आप लोगों को बोली थी कि बिहार में जो प्राइमरी प्रधानाध्यापक हेडमास्टर का जो आप लोग का एग्ज़ाम 22 को होने वाला है, मैंने बताई थी आपको कि चेंज हो गया, 22 को है। तो देखिए, अभी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज़ मैं आपको कराऊंगी। मेरे साथ आप जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। सारे ऑप्शन बोलूँगी, आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई? सांची, अमरावती, देहर कुठार या कनगनहली? देखिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 कनहनगली। क्या हो जाएगा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तर और बुद्ध चरित। तो क्या हो जाएगा इसका? तो वह कौन सा ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र ये ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का क्या है? वर्णन है। ठीक है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो देखिए, जो महावीर जैन हैं बोल रहा है पाली, मगधी, सुरसेनी या अर्ध मगधी। तो किस भाषा में दिए थे महावीर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्ध मगधी। महावीर जैन ने अर्ध मगधी भाषा में अपना प्रवचन दिया था। नेक्स्ट है, उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। किसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी? कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी या दत्ता देवी। तो देखिए, इसका आंसर होगा प्रभावती गुप्ता। उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी, प्रभावती गुप्ता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी परिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? ठीक है, अरी कामेडू, बारवेरिकम, कोरके या ताम्रलिप्ति। तो इसका क्या होगा? देखिए, 5 का 1 अरिकामेडू। ठीक है, अरिकामेडू जो है ये क्या है? ये एक बंदरगाह है पोडू के नाम से दी परिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक अमीर कामेडू हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? ठीक है, तो पहला है प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या शर्वतात या पुष्यमित्र। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जो है धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। तो इसका आंसर होगा 1, प्रवरसेन प्रथम। भागीलय की मुद्राएं निम्नलिखित से प्राप्त हुए। भागीलय की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो देखिए, इसका आंसर है नासिक, कौशाम्बी, गोदावरी, कृष्णा घाटी या नर्मदा घाटी। क्या होगा? तो इसका होगा 4, नर्मदा घाटी। भागीलय की मुद्राएं नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक श्री कौन शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? ठीक है, द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 10वां शिलालेख? इसका आंसर होगा 2, 12वां शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है। 9 नंबर है,
रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। ठीक है, तो ऑप्शन यह मूल रूप से डैश द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वारा, शेरशाह सूरी द्वारा, जहांगीर द्वारा या हुमायूं द्वारा? तो इसका क्या आंसर होगा? दो नंबर, शेरशाह सूरी द्वारा। क्या होगा? शेरशाह सूरी द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी चिश्ती सूफी संत को चिराग ए दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन महमूद कुतुबुद्दीन विख्यात, काकी उपभोग में से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? शेख नसीरुद्दीन महमूद। दो नंबर, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? चिराग ए दहलवी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? गौर करिएगा, बोल रहा था नहीं, नहीं था। दादा भाई नेरोजी, सी सुब्रमण्य अय्यर, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं ये नहीं थे, बाकी सब दादा भाई नेरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, जस्टिस रानाडे ये थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में ये सभी थे। स्थापना अधिवेशन में सिर्फ सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ठीक है, जो स्वराज शासन जो है प्रारंभ किया गया था आंदोलन, उसका लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, भारतीय जनता को शिक्षित करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा दो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक के से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी किस वर्ष स्वीकार की? किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, तो आपको अभी वर्ष पूछ रहा है, किस वर्ष स्वीकार की थी? 1761 में, 1765 में, 1778 में, 1781 में? तो देखिए इसका जो आंसर होगा 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने जो मुगल शासकों से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानगी जो है 1765 यानी 1765 ईस्वी में स्वीकार की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? टी माधवराव, एम जी रानाडे, के नटराजन या राय बहादुर रघुनाथ राव? ठीक है, तो किसने की थी? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एक नंबर, टी माधवराव। 1888 ईस्वी में जो हुआ था प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन में जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता टी माधवराव ने की थी। ठीक है, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। ठीक है, लखनऊ समझौता में, लाहौर समझौता में, पूना समझौता में या शिमला समझौता में? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा लखनऊ समझौता में उन्होंने स्वीकार किया था। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को लखनऊ समझौता में किया था। किस अधिवेशन के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय काउंसलिंग अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका देखिए एक नंबर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? रविदास, संत रविदास ने, महात्मा गांधी ने, जगजीवन राम ने या कर्पूरी ठाकुर ने?
तो देखिए इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? 3 नंबर, जगजीवन राम। आंसर क्या होगा? जगजीवन राम। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। किसने? जगजीवन राम। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? फरवरी 1931 में, जनवरी 1933 में, मार्च 1929 में, या 1932 में? तो देखिए इसका आंसर होगा फरवरी 1931 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? फरवरी 1931 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो फरवरी 1931 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मदरलैंड को राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मजरूल हक या ब्रज किशोर प्रसाद? मदरलैंड को मजरूल हक। ठीक है, मदरलैंड को किसने किया था? मजरूल हक ने प्रकाशित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन रहता ही है। S.N. सिन्हा ने, R.N. मुधोलकर ने, मजरूल हक ने, या विशन नारायण धर ने? तो देखिए जो 27वां है इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशन नारायण धर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग या त्वरण? तो इसका आंसर होगा दाब। दाब जो है क्या है? अदिश राशि है। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी, क्या होगी? अपरिवर्तित, पहले से कम, पहले से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर होगा पहले से कम। क्या होगा? अगर एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है और एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है और यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप पहले से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तरल, अब साइंस का क्वेश्चन आ गया है, कौन सा तरल पदार्थ एक 1/2 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? मोटर का तेल, ठीक है, 25% नमक तथा पानी का घोल, 5% नमक तथा पानी का घोल, या शुद्ध पानी? क्या होगा इसका आंसर? शुद्ध पानी होगा आंसर। क्या होगा? शुद्ध पानी। शुद्ध पानी 1/2 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंड करेगा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड या गैलीलियो? क्या होगा आंसर? देखिए इसका गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, कितना संख्या होगा न्यूट्रॉन का? 94, 148, 242 या 336? तो इसका आंसर होगा 148। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 148 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टेरिक अम्ल के कारण, या साइट्रिक अम्ल के कारण? तो 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का जो होगा वो होगा साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू खट्टा होता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रवाहित करेंगे तो जो सोडा वाटर बनेगा क्या होगा? एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का है, या एक अपचायक होगा? ठीक है,
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ऑक्सीकारक है। क्या बनेगा? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने पर जो बना सोडा वाटर एक ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत जो होगी जस्ते की होगी, पारे की होगी, लेड की होगी या क्रोमियम की होगी? किसकी होगी? तो इसका आंसर होगा जस्ते की होगी। गैल्वेनाइट लोहे के पाइप पर जो परत होगी वो जस्ते की होती है। पुरुष जीन संगठन, जिसको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मैन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पुरुष जीन XY। पुरुष जीन जो होगा वो XY होता है, ठीक है, और महिलाओं में जो है वो XX होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल कौन से रोग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? ठीक है, हरा, पीला, पीला बैंगनी, लाल नारंगी, हरा बैंगनी, क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा 1, हरा पीला। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होगा? हरा और पीला का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जमा होगा कहाँ? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होगी ग्लाइकोजन के रूप में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस या पैरालिसिस? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, डायलिसिस। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। खून का शुद्धिकरण, डायलिसिस। महिला सेक्स हार्मोन है, क्या है? एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इंसुलिन है या ऑक्सीटोसिन है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा 1 नंबर, एस्ट्रोजन है। महिला सेक्स हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए उपलब्ध होता है आलू से, टमाटर से, गाजर से या पालक से? तो विटामिन ए किससे मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा आपको गाजर से, ठीक है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार से उपयोग में किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो देखिए इसका आंसर होगा इंफ्रारेड, ठीक है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपाय किया जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? नंदनकानन को, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को, असम में काजीरंगा को, भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर? इसका आंसर होगा 2, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है, ठीक है, इसको वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल? 2 नंबर में है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या ताप मंडल? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल? 4 में है क्षोभ, ताप, मध्य और समताप। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। क्षोभ के बाद समताप आएगा, उसके बाद मध्य आएगा और ताप मंडल लास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ज्वारनद मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी या महानदी? तो इसका आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो जो पारादीप है ना, ये बंदरगाहों में, ये ओडिशा तट पर अवस्थित है। पारादीप, पारादीप कहाँ है? तो ओडिशा तट पर अवस्थित है। सार्गेसो सागर स्थित है। सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? तो देखिए, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो सार्गेसो सागर जो है ये अटलांटिक महासागर में है। किस में है? अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम क्या है? घटते क्रम में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका होगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 2 नंबर में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 नंबर। घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा जो गन्ना उनका उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद महाराष्ट्र होगा, देन तमिलनाडु होगा, और उसके बाद जो है होगा आंध्र प्रदेश होगा। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीठ स्वर्ग कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई? कौन सा कहलाता है? इसका आंसर होगा जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर को भारत का पीठ स्वर्ग कहा जाता है, जमशेदपुर को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय पड़े की नदी है? हिमालय से पड़े की नदी है, तो कौन सी नदी है? ठीक है, 43 का, गंगा, यमुना, सतलज या रावी? इसका आंसर होगा सतलज। क्या होगा? सतलज जो है वो हिमालय से परे की नदी है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? नीलगिरी, खासी पहाड़ी, सतपुड़ा या पश्चिमी घाटी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? खासी की जो पहाड़ी होगा वो ज़्यादा वर्षा प्राप्त करेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आप सभी को आई थिंक पता होगा, ठीक है। असम में है, ठीक है। इसका आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय, बांका, भागलपुर, भोजपुर? तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है वो कहाँ है? बेगूसराय में है, ठीक है, बेगूसराय। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? बिहार में किस अनाज का सबसे अधिक है? चावल का, गेहूं का, मक्का का, जौ का? तो देखिए, जो बिहार में होगा वो इसका होगा आंसर मक्का का, ठीक है। मक्का का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, बिहार में सोना मिलता है जमुई जिला में, सिंहभूम जिला में, गया जिला में या आरा जिला में? तो इसका आंसर जमुई जिला होगा, ठीक है। बिहार में सोना जमुई जिला में मिलता है, ठीक है, जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? सिवान, गोपालगंज, सारण या किशनगंज? कहाँ किया गया? तो देखिए, इसका आंसर होगा गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कहाँ पे? गोपालगंज में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया। आंसर 2 नंबर होगा। नेक्स्ट है, कपिलांस धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, तो देखिए, बक्सर जिला का राजपुर में, बक्सर जिला का रानीपुर में, गया जिला का राजपुर में, पश्चिमी चंपारण का तमकुहा में। एकदम देखिए मिलता हुआ ऑप्शन दिया है। तो कपिलांस धातु उद्योग की स्थापना बक्सर जिला के राजपुर में होगा। क्या होगा? बक्सर जिला के राजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने। क्या होगा इसका आंसर? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। ठीक है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो होगा अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? अनुच्छेद का आत्मा कहा था। किसने? अम्बेडकर। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 12, 351 तथा 356 से, या अनुच्छेद 12, 151, 156 से, या अनुच्छेद 13, 251 या 254 से, या अनुच्छेद 21, 24 या 25 से। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 3 नंबर, अनुच्छेद 13, 251 और 254, यानी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251 तथा 254 से सर्वोच्च न्यायालय की संविधान का न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है। संविधान न्यायालय की संविधान के 13, 251 और 254 अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? किसमें शक्ति उपबंधित है? देखिए 5वीं अनुसूची, 26 या 7वीं। तो इसका होगा आंसर 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संविधान का जो है राज्य और केंद्र का शक्ति विभाजित है। नेक्स्ट है 56, लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था ये भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में गलत का चयन करिए। देखिए यहाँ पे प्राक्कलन समिति में क्या गलत है? पहला बोला इस समिति की कुल सदस्य संख्या 30 होती है, तो ये गलत है? नहीं, ये सही है। इस समिति की कुल सदस्य संख्या 30 होती है, सही है। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। इस समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से होता है, ये भी सही है। इसका गठन पहली बार 1937 में हुआ था, ये सही नहीं है। इसका गठन पहली बार 1937 में हुआ था। तो ये देखिए प्राक्कलन समिति का इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है। 57 का 4 गलत है। तो देखिए इसका गठन जो है पहली बार 1950 में कब हुआ था? 1950। ठीक है। 1950 में तत्कालिक वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है। जॉन मथाई की सिफारिश पे हुई थी प्राक्कलन समिति का। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो देखिए सबसे बड़ी संसदीय समिति जो है वो है प्राक्कलन समिति। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य के महाधिवक्ता, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो देखिए इसका जो होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, ये इसका होगा, नहीं की जाती है, बाकी सभी का किया जाता है। ठीक है। राज्य क्या है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो है ये अनुच्छेद कितना में है? 243। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त 243 में है।
उसके बाद आपका राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, ये अनुच्छेद 316 में है। उसके बाद आपका है राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, ये अनुच्छेद 165 में है। ठीक है। और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 243 में होता है वित्त आयोग का, और राज्य का जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में होता है। देखिए, भारत में किस राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य है? कौन सा राज्य है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या असम? तो इसका आंसर होगा गोवा। भारत में गोवा राज्य का विधानसभा में 60 से कम सदस्य है। देखिए, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 170, ठीक है, 170 में राज्य की विधानसभा की संरचना के संबंध में उल्लेख किया गया है कि 500 से अधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी, परंतु कुछ राज्य इसका अपवाद है। जैसे क्या है, कौन कौन अपवाद में है? गोवा है, सिक्किम है, मिजोरम है और पुदुचेरी है। गोवा में तो 40 है, ठीक है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है और पुदुचेरी में फिर 30 है। नेक्स्ट है उपकर होता है। उपकर क्या होता है? ठीक है, किसी कर पर अधिभार, विलासी वस्तुओं पर एक अतिरिक्त कर, आय प्राप्ति कर, अस्थायी उपाय या एक कर जिससे प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कर के साथ ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर ही क्या कहलाएगा? उपकर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, जैसे जैसे एक अर्थव्यवस्था जो है, देखिए, अपने विकास की ओर उन्मुख होता है, उसमें कृषि का अंश घटता जाता है और उद्योग और सेवाओं का अंश बढ़ता जाता है। वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का जो अंशदान सर्वाधिक है, यानी लगभग 58% जो है तृतीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 63, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय, पहला है व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य समझौते के परिणाम स्वरूप, ठीक है, यूएनओ के स्थापित होने के परिणाम स्वरूप, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF, ठीक है, IMF की स्थापना 27 कब हुआ था? IMF का 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर किया गया, और इसका कार्य जो है 1 मार्च 1947 ईस्वी को शुरू हुआ था। 45 में तो इसका स्थापना हुआ था, लेकिन काम जो है 47 से शुरू हुआ था। और IMF का कार्य है सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व व्यापार को संतुलित विस्तार करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया। तो भारतीय रुपये का प्रथम बार जो अवमूल्यन किया गया वो कब किया गया? देखिए, इसका जो ऑप्शन है 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में, क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1949 में। क्या होगा? 2 नंबर 1949 में भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिकार आधारित है। क्या आधारित है? मांग के नियंत्रण पर, पूर्ति के नियंत्रण पर, जनसंख्या के नियंत्रण पर या मूल्य स्तर के नियंत्रण पर? तो देखिए क्या होगा, एकाधिकार आधारित है। इसका आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, पूर्ति के नियंत्रण पर। बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें मान लीजिए वस्तु का अकेला विक्रेता हो तथा उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं की कोई नज़दीकी स्थापन नहीं हो तो उसे एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आधार अक्ष पर कर
की दर तथा लंब अक्ष पर कुल कर राजस्व प्रदर्शित किया जाए तो दोनों के बीच संबंध दर्शाने वाला जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? कुजनेल्स वक्र, लैफर वक्र, गिन्नी गुणांक या लॉरेंज वक्र? क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लैफर वक्र। अमेरिकी अर्थशास्त्री जो है आर्थर लैफर ने कर के राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच संबंध को प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार करों की दर का एक इष्टतम स्तर जिसको ऑप्टिमम लेवल होता है, जिससे ऊपर की गई कर में वृद्धि के साथ कर राजस्व में कमी आती है तथा उसके नीचे के कर के दर में कमी करने पर भी राजस्व में कमी आ जाती है। तो इसीलिए इसका लैफर वक्र, उसको लैफर वक्र कहते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा लैफर वक्र। किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है? अगर वृद्धि हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? अविस्फीति, मुद्रास्फीति, अतिस्फीति या गुलेटिन? तो इसका आंसर होगा मुद्रास्फीति। क्या होगा? मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय विशेष में वस्तु एवं सेवाओं के सामान्य मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन, जबकि गिरावट की स्थिति को क्या कहते हैं? अविस्फीति, डिफ्लेशन कहलाती है। यदि मांग के सापेक्ष आपूर्ति अधिक हो या आपूर्ति के सापेक्ष मांग कम हो तो अविस्फीति उत्पन्न होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है? गिनी गुणांक, एंजल वक्र, फिलिप्स वक्र या मेयर सूचकांक? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? फिलिप्स वक्र। देखिए, इस वक्र के अनुसार क्या होता है? मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है। वक्र दर्शाता है कि अगर मुद्रास्फीति कम रहती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, जबकि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी क्या होती है? कम रहती है। इस कौन बढ़ता? फिलिप में कौन सा वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? देखिए, सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ेगा? ऋणी पर, ऋणदाता पर, निर्यात पर या रोजगार पर? तो इसका आंसर होगा 2, जो निर्यात दाता है। ठीक है, निर्यात दाता पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विदेशी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेशकों को अपने निवेश से कंपनी के 10 या अधिक शेयर की भागीदारी को कहते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, पूंजीगत निवेश या एक और दो, दोनों? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। सभी इसमें देखिए बोल रहा है कि यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10 या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए और इस कारण वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने के लिए अधिकृत हो जाए तो उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रदत्त शब्द युग्मों में से 3 एक तरीके से समान है जबकि उनमें से एक अलग है। निम्न विकल्प में से विषय को चुनें। पेडोलॉजी, साइल, क्रेनियोलॉजी, स्कल, साइटोलॉजी, सेल्स, हिमेटोलॉजी, ब्लड? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा 1, पेडोलॉजी, साइल। ठीक है, सभी 4 प्रदत्त युग्मों में पहला दूसरे के वैज्ञानिक अध्ययन को निरूपित करता है, परंतु विकल्प 1 में अध्ययन का क्षेत्र एक अजैविक चीज यानी मृदा है, जबकि अन्य युग्मों में सजीव से संबंधित अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, तो पेडोलॉजी क्या है? साइल। तो देखिए, इसके बाद जो है क्या है, ये आपका रीजनिंग है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो अगले वीडियो में मैं मतलब रीजनिंग भी करवा दूंगी। तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको दिखाते जा रही हूँ। ठीक है, ये है आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। आप इसको मतलब पॉज करके देख सकते हो।
तो देख रहे हैं आप, ये रीजनिंग एंड मैथ के क्वेश्चंस हैं। आप इसको पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कमेंट में तो मैं करवा दूंगी आपको। ये 91 से जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। सरकार के द्वारा जारी ARIIA 2021 पुरस्कार सूची में किस संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ बोल रहा है कि IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर एंड IIT मद्रास, ठीक है। तो 91 का क्या होगा? IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है वो ARIIA 2021 पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी? तो देखिए इसका आंसर है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। 4 ऑप्शन है, तो 92 का क्या होगा बताइए। तो देखिए 92 का जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, पाकिस्तान। जस्टिस आयशा मलिक जो है ये पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखा है? कार्ल सगन, 2 नंबर में जॉन स्वार्ज, 3 में माइकल ग्रीन और 4 में स्टीफन हॉकिंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए स्टीफन हॉकिंस। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। नेक्स्ट है किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसे कहा किया गया है? पियरे ओलिवियर गॉरिन वास या जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, पॉल कुगमैन या अमर्त्य सेन। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गॉरिन वास को क्या, ठीक है, पियरे ओलिवियर गॉरिन चास, ठीक है। ये है गॉरिन चास। PDF थोड़ा साफ नहीं है। किस तमिल फिल्म को आईफा 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया, ठीक है। तो किस फिल्म को चुना गया है? तो इसका है कलाथियल संथिपोम, कवाडादारी या कूझे गल या नादू कावेरी से कमली। तो देखिए इसका आंसर होगा 2 नंबर, ठीक, कावाडादारी को आईफा 2021 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को मनाया जाता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 29 अगस्त, 31 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। तो इसका होगा 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित प्रथम महिला मलेरिया टीके का नाम क्या है? तो देखिए प्रथम मलेरिया टीके का नाम क्या है बोल रहा है, तो RTS या मॉस्किवरिक्स, ठीक है, RTS या मॉरिस्कवरिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो जो पहली भारतीय महिला बनी है वो है स्मृति मंधाना। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? तो देखिए इंडोनेशिया की जो मुद्रा होगी वो क्या हो जाएगी? रुपया। इंडोनेशिया का क्या है? रुपया ही है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस WYSD 2021 का विषय क्या है? तो इसका जो है विषय वो क्या है? तो होगा रीमेजिंग स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक, ठीक है, रीमेजिंग स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। ये है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय। अब जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो बीएड से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बीएड से संबंधित है। 101 नंबर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
मानवीय व्यवहार की व्यवहारवादी वैज्ञानिकों द्वारा अधिक व्याख्या की गई है। मूर्त संप्रत्यों से, सामान्य विचारों से, संप्रत्यों से या रचनाओं से। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? संप्रत्यों से। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बालक का भौतिक एवं नैतिक वातावरण, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, माता पिता की शैक्षिक सामाजिक स्तर, बालक का सामाजिक आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण। तो क्या लग रहा है आपको? इसमें बोल रहा है कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है माता पिता की शैक्षिक सामाजिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदेशीय सिद्धांत का उद्देश्य है। अनुदेशीय सिद्धांत का क्या उद्देश्य है? तो इसका होगा अनुवर्णात्मक, अनुदेशीय, आदेशात्मक या मूल्यांकन। तो अनुदेशीय सिद्धांत का उद्देश्य है अनुदेशीय। क्या हो जाएगा? अनुदेशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे अनुदेशीय का क्या मतलब होता है ये भी समझना जरूरी है। तो अनुदेशीय का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम लर्निंग यानी अभिक्रमित अधिगम का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया था। प्रथम बुद्धि का बीने एवं साइमन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या गैगने ने। तो प्रथम बुद्धि का परीक्षण का किसने किया था? बीने एवं साइमन ने। बुद्धि परीक्षण क्या है? वस्तुतः बुद्धि लब्धि का परीक्षण है। ठीक है, जिसका प्रारंभिक विकास तो अल्फ्रेड बिनेट ने किया था, लेकिन इस कार्य में उनके मुख्य सहयोगी साइमन थे, इसलिए यह बुद्धि परीक्षण बीने साइमन परीक्षण के रूप में है। और इसका देखिए सूत्र होता है, ठीक है, IQ = MA/CA × 100। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो है एम ए क्या है और CA क्या है? MA और तथा जो तिथि क्रम आयु है वो CA है। ठीक है, मानसिक आयु क्या होता है? MA है मानसिक आयु, और जो वास्तविक आयु है वो CA है। ठीक, नेक्स्ट है, बिहार में शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में स्थापित बालिका विद्यालय, गांधी विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय और अहिल्या विद्यालय, या इनमें से कोई नहीं? तो होगा कस्तूरबा विद्यालय, जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। बिहार में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में स्थापित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय SC ST OBC मुस्लिम और BPL समुदायों की लड़कियों के लिए सर्व आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यचर्या में SUPW का समावेश किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो इसका होगा बेसिक शिक्षा आयोग। बुनियादी शिक्षा योजनागत सोशियली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW समाज उत्पादक कार्यों पर बल दिया गया था। महात्मा गांधी का जो वर्धा आश्रम में जो है 1937 में आयोजित बेसिक शिक्षा आयोग यानी समिति की सिफारिश पर जो है विद्यालय की पाठ्यचर्या में SUPW का समावेश किया गया था। ठीक है, यानी समाज उत्पादक कार्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में विविध संस्कृतियों और में नैतिक विकास जिन कोहलवर का सिद्धांत से पता चला है कि क्या पता चला है? इस सिद्धांत के लिए कोई सार्वभौमिक समर्थन नहीं है। सिद्धांत की सार्वभौमिकता के मामले में परस्पर विरोधी परिणाम है। पहले 4 चरणों की सार्वभौमिकता के लिए समर्थन मिलता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पहले 4 चरणों की सार्वभौमिकता के लिए समर्थन मिलता है। कोहलवर जोर देता है कि उसके नैतिक तर्क के स्तर सार्वभौमिक है, परंतु कुछ आलोचक उसके सिद्धांत को सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त मानते हैं। विश्व में 27 संस्कृतियों पर किए गए 45 अध्ययनों से कोहलवर के पहले 4 चरणों की सार्वभौमिकता के लिए समर्थन मिलता है, यानी 27 संस्कृतियों से 45 अध्ययनों। कोहलवर के सिद्धांत की आलोचना, ठीक है, यह नैतिक विचारों पर आध्यात्मिक जोर देता है और नैतिक व्यवहार पर बहुत कम जोर देता है। कोहलवर की कहानियों की शुद्धता को अंकित करना बहुत मुश्किल है। इसमें पूरी तरह से संस्कृति या लिंग जैसे चर पर विचार नहीं किया था। उपरोक्त सभी
तो कोहलवर के सिद्धांत की आलोचना का क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कोहलवर के सिद्धांत की आलोचना में शामिल है कि नैतिक विचार और नैतिक व्यवहार के मध्य विरोधाभासी संबंध, यानी शोध की जो है गुणात्मकता, नैतिक विकास में संस्कृति की भूमिका पर अपर्याप्त ध्यान, देखभाल संबंधी परिप्रेक्ष्य की अनदेखी, ये सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 109 नंबर, बिहार के समाज में छात्रों पर बड़ों का नियंत्रण, इस धारणा का क्या अर्थ है? छात्रों के प्रति बड़ों की उम्मीद से संबंधी या वयस्कों की लोकतांत्रिक भागीदारी और साझा निर्णय लेने से संबंधित है। 3 नंबर बोला यह वयस्कों की मजबूती और जिम्मेदारी लेने की इच्छा से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। ये वयस्कों की मजबूती और जिम्मेदारी लेने की इच्छा से संबंधित है। बिहार का समाज परंपरागत समाज की प्रक्रिया से अभी उभरा नहीं। बड़े अपनी जिम्मेदारियां बच्चों को जल्दी देते नहीं, बल्कि वे बच्चों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है? साथी समूह, कक्षा समूह, पारिवारिक समूह, खेल समूह। तो जो पारिवारिक समूह है वो क्या होगा? प्राथमिक में आता है। ठीक है, और साथी समूह को पीयर ग्रुप कहते हैं। ये कक्षा समूह वर्ग कहलाता है। क्या, कौन सा वर्ग कहलाएगा? कक्षा समूह वर्ग कहलाता है। खेल जो है वो समूह टीम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है क्योंकि क्यों? यह समाज के कल्याण से संबंधित है, विद्यालय के कल्याण से संबंधित है, या विद्यालय और समाज दोनों के कल्याण से संबंधित है। 4 नंबर, यह भविष्य के समाज के निर्माण से संबंधित है। तो इसका आंसर यही होगा, यह भविष्य के समाज के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारणा के माध्यम से वाइगस्की 1978 के सिद्धांत को मानव मध्यस्थ की भूमिका में परिभाषित किया गया? ठीक है, पहला, इसके विकास में प्रत्येक मनोवैज्ञानिक कार्य 2 बार दिखाई देता है, एक लोगों के बीच वास्तविक बातचीत के रूप में, दूसरा इस कार्य के आंतरिक समावेशन के रूप में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये यही हो जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ जो बोल रहा है वाइगस्की निम्नलिखित में से किस धारणा के माध्यम से वाइगस्की के सिद्धांत को मानव मध्यस्थ की भूमिका में परिभाषित किया गया? तो विकास में बोल रहा है। इसके कारण वाइगस्की द्वारा प्रेरित सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन की एक प्रमुख चिंता यह स्पष्ट करना था कि बच्चे और वयस्क के मध्य संवाद के रूप में शुरू की गई गतिविधि बच्चे के अपने मनोवैज्ञानिक कार्य की भांति बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी अनुभवों की हमारी स्मृति को डैश कहा जाता है? निजी अनुभवों को प्रक्रियात्मक स्मृति, अर्थ स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, या प्रासंगिक स्मृति? तो जो निजी अनुभवों की हमारी स्मृति को प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासंगिक स्मृति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा है क्या है? तो प्रत्यागमन है, निवेश है, आय है, व्यय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा जो है वो एक निवेश है। क्या है? शिक्षा एक निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण जिसमें एक बच्चा एक निष्पक्ष प्रदर्शन करता है यह कहलाता है औपचारिक संचालन चरण, ज्ञानेंद्रिय चरण, पूर्व परिचालन चरण, या मूर्त परिचालन चरण? तो देखिए ये होगा मूर्त परिचालन चरण। इस संज्ञानात्मक अवस्था की एक विशेषता है वस्तुओं को वर्गीकृत करने, समूह बनाने तथा क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने की बालक निष्पक्ष समझता है। वह वास्तविक वस्तुओं तथा वस्तुओं के समूह के बीच संबंध को समझने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बेंडूरा की सामाजिक शिक्षा का सही क्रम क्या है? पहला है अवलोकन, ध्यान, प्रतिधारण और प्रेरक। तो ये इसका आंसर यही होगा, अवलोकन, ध्यान, प्रतिधारण, धारण और प्रेरक। अवलोकन, ये जो है देखिए, ये बेंडूरा ने कहा कि बालक जैसे दूसरों का व्यवहार देखते हैं, ठीक, अवलोकन मतलब देखते हैं, उसी की अनुकरण करते हैं। ठीक, और उसे सीखते हैं, मतलब अनुकरण, ध्यान दिया, प्रतिधारण, उसे सीखते हैं। ठीक है, उसी के अनुकरण करके और उसे सीखते हैं। तो यही चीज़ वो बोले थे बेंडूरा। नेक्स्ट है, पियाजे के शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जिस प्रक्रिया के तहत संज्ञानात्मक सिद्धांत को परिष्कृत किया जाता है क्या कहलाता? आवास, आत्मसातीकरण, योजना, या अवधारणा?
तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आत्मसातीकरण। ठीक है, इसमें पूर्ववर्ती अनुभव की सहायता से वर्तमान अनुभव को बौद्धिक क्षमताओं में व्यवस्थित करने से है। इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत को परिष्कृत किया जाता है। तो यही बोल रहा है, जिस प्रक्रिया के तहत संज्ञानात्मक सिद्धांत को परिष्कृत किया जाता है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत को परिष्कृत आत्मसातीकरण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 118। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण में जिसमें एक बच्चा वस्तु स्थिरता प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, औपचारिक संचारण चरण, ज्ञानेंद्रिय चरण, पूर्व परिचालन चरण या मूर्त परिचालन चरण, क्या होगा, इसका होगा 2 नंबर, ज्ञानेंद्रिय चरण। यह ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास की प्रथम अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक देखने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की ओर अग्रसर होता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का ज्ञान इस अवस्था तक हो जाता है, लास्ट तक इनका कहना है कि वस्तु स्थायित्व का जो है ये ज्ञान इंद्रिय चरण में ही आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद्धति ने मनोविज्ञान को विज्ञान बनाया। कौन सा पद्धति है जो मनोविज्ञान को विज्ञान बनाया, निरीक्षण, नैदानिक, सर्वेक्षण या प्रायोगिक। तो देखिए जो प्रायोगिक विधि है ये मनोविज्ञान को क्या बनाया है, विज्ञान बनाया है। ठीक है, उस विधि का नाम बताए जो एक समय में केवल एक व्यक्ति से संबंधित है और अपने समायोजन को बढ़ावा देता है। केस अध्ययन, प्रश्नावली, नैदानिक विधि या प्रायोगिक विधि। तो देखिए इसका जो होगा वो होगा केस अध्ययन। ठीक है, केस अध्ययन क्यों, कभी कभी मनोवैज्ञानिकों को किसी व्यक्ति अथवा वंश अथवा वर्ग विशेष की विलक्षणता तथा समस्याओं को जानना होता है, तब मनोवैज्ञानिक प्राय केस हिस्ट्री, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केस हिस्ट्री या जीवन इतिहास विधि को करते हैं। नेक्स्ट है, वीमेन एंड जेंडर स्टडीज वाले शिफ्टिंग के उत्तरदायी कारकों की प्रकृति है, क्या है प्रकृति, सामाजिक, शैक्षणिक, राष्ट्रीय, तकनीकी, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, सामाजिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय, तकनीकी, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, उपरोक्त सभी। वीमेन एंड जेंडर स्टडीज वाले शिफ्टिंग के उत्तरदायी कारक में सामाजिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय, तकनीकी और सांस्कृतिक, वैज्ञानिक ये सभी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। तो कब किया गया था, 2009 में किया गया था। बालकों को जो निःशुल्क यानी आरटी एक्ट भारतीय संसद द्वारा 2009 में पारित हुआ। ठीक है, कब हुआ, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका 123 नंबर, टीकाकरण के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान है। टीकाकरण के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत का क्या स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कौन सा है, प्रथम। भारत टीकाकरण कार्यक्रम में दुनिया में पहले स्थान पर है। टीकाकरण कार्यक्रम में वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज यानी बीपीडी के कारण मृत्यु दर में रुग्णता को कम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्द भावना और प्रेरणा एक ही लैटिन मूल से आए हैं, वो है क्या, वाइब्रेशन, स्पीड, मोमेंट, मोवेयर, मतलब हलचल, चाल, क्षण या मूवर, क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा मूवर, यानी इमोशंस एवं मोटिवेशन लैटिन शब्द मोवर से बना है, जैसे मूव जो मोटर या मोशन व्युत्पन्न से। इसमें अभी प्रेरणा का तात्पर्य उस अवस्था से है जो व्यक्ति को किसी क्रिया की ओर प्रेरित करे, यह एक आंतरिक अवस्था कही जाती है मूवर जो है। ठीक है, आत्म वास्तविकता का सिद्धांत किसने दिया। देखिए आत्म वास्तविकता का अब्राहम मैस्लो या विलियम जेम्स या अब्राहम ग्रियर्सन या विलियम स्टर्न, क्या होगा, इसका होगा अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने बताया कि मानवीय आवश्यकताओं की व्याख्या एक सापेक्षिक अनुक्रम है। आत्म वास्तविकता का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने। देखिए इसका जो सोपान है ये 5 सोपान था, क्या क्या था, पहला था आत्म, 1 नंबर में था आत्मसिद्धि, 2 में था आत्मसम्मान, 3 में आत्मसंबंध, 4 में सुरक्षात्मक और 5 में शारीरिक। ठीक है, उसके बाद देखिए 126 सफलता की जरूरत है ना,
सफलता की ज़रूरत, सफलता की उम्मीद और सफलता का प्रोत्साहन मूल्य, ऐसे 3 प्रेरक कारक है जो कि उनकी ताकत का निर्धारण करते हैं। किसका? सामाजिक उद्देश्य का, जैविक का, व्यक्तिगत या उपलब्धि की आवश्यकता का। तो इसका आंसर होगा 4, उपलब्धि की आवश्यकता का। हमें अपनी उपलब्धि स्तर का पता होना चाहिए। सफलता की ज़रूरत, सफलता की उम्मीद, सफलता का प्रोत्साहन, मूल्य जो उपलब्धि यानी अचीवमेंट की जैविक आवश्यकता को प्रदर्शित करती है। इसका स्तर जितना ऊपर होगा उपलब्धि का स्तर भी उतना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। सामाजिक स्तरीकरण के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? गरीबी, वर्ग व्यवस्था, निरक्षरता या सामाजिक आर्थिक दर्जा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वर्ग व्यवस्था। क्या जिम्मेदार है सामाजिक स्तरीकरण के लिए? वर्ग व्यवस्था। सामाजिक विकास किस से अनिवार्यतः संबंधित है? सामाजिक विकास, सामाजिक व्यवस्था की मांग, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों से अनुकूलन या सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक कौशलों का विकास। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों से अनुकूलन। ठीक है। सामाजिक विकास जो है सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों से अनुकूलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सी लड़कपन की विशेषता नहीं है? तो देखिए लड़कपन की तो प्रीगेंज एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, प्ले एज। तो जो प्ले एज है ये होगा आंसर, प्ले एज। प्ले एज लड़कपन की विशेषता नहीं है, बाकी प्री गैंग, इमेटिव एज एंड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग है। नेक्स्ट 130, शैशवावस्था की सशक्त विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की कौन विशेषता नहीं है पूछ रहा है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का विकास। तो इसमें जो होगा वो होगा 4 नंबर, नैतिकता का विकास जो है वो हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं हैं। व्यक्तित्व के विकास की क्या अवस्थाएं हैं? अधिगम एवं अभिवृद्धि, अधिगम एवं परिपक्वता, विकास की प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी। अधिगम एवं अभिवृद्धि, अधिगम एवं परिपक्वता, अधिगम की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है 132 का, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो ये जेबी वॉटसन का है। किनका है? जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। शिक्षा की मूल संकल्पना व्यवहार परिवर्तन एवं परिमार्जन से संबंध है। इसी आधार पर जेबी वॉटसन ने कहा, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और चोर बना सकता हूँ। देखिए व्यक्तित्व विकास के उपरोक्त रूपों में सिद्धांत और व्यवहार का अप्रतिम संतुलन निहित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, उच्च विद्यालयों के अनुरूप राष्ट्रीय गान को डैश में अनिवार्य बनाया गया। ठीक है। तो 1956, 1957, 58 या 59। तो 1956। उच्च विद्यालयों के अनुरूप राष्ट्रीय गान को 1957 में अनिवार्य बनाया गया। देखिए संविधान सभा के 12वें सत्र में जन गण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वर्ष 1957 में उच्च विद्यालयों में यह अनिवार्य कर दिया गया। इसे गाने का समय 52 सेकेंड है, इसको टोटल 52 सेकेंड में गाना चाहिए। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत डीपीटी का अर्थ क्या है? तो डीपीटी का अर्थ होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। 2 नंबर हो जाएगा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तत्परता परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। तो इसका आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण। ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। देखिए मूल्यांकन जो है उपलब्धि का और आकलन निष्पादन का होता है। ठीक है। मूल्यांकन उपलब्धि का होगा और आकलन निष्पादन का होता है, इसलिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का संबंध उपलब्धि परीक्षण से है। निर्माणात्मक
या इसी को बोलते हैं रूपात्मक मूल्यांकन दैनिक, साप्ताहिक, मासिक होता है, जबकि योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन जो है त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति समझ में आई तथा समस्या का हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं, तो इस प्रकार के क्या कहेंगे, सक्रिय अनुबंधन, क्लासिकी अनुबंधन, सूझ द्वारा अधिगम या श्रेणीबद्ध। तो इसका होगा सूझ द्वारा अधिगम। ठीक है, और सूझ वाला जो है किसने दिया था, कोहलर ने सूझबूझ तथा अंतर्दृष्टि सिद्धांत को अधिगम के क्षेत्र में कार्यान्वित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अब पूछा किसका हम लोग को, योगात्मक का, उपलब्धि का, निर्धारण मापनी का, अभिवृत्ति परीक्षण का या तत्परता परीक्षण का। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण का। ठीक है, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन का उपयोग उपलब्धि परीक्षण हेतु ही होता है। ठीक, ये योगात्मक मूल्यांकन अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा या सत्रोपरांत क्रियान्वित होता है। इसके अंतर्गत विषयगत, सौंदर्यात्मक, क्रियात्मक और सहपाठचर्यात्मक गतिविधियां शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है, तो बुनियादी पाठ्यक्रम, सश्रम पाठ्यक्रम, ज्ञानवादी पाठ्यक्रम या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। तो जो संबंधित नहीं है वो है 3 नंबर, ज्ञानवादी पाठ्यक्रम संबंधित नहीं है, लेकिन बुनियादी पाठ्यक्रम, सश्रम पाठ्यक्रम और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, ये तीनों जो है प्राथमिक शिक्षा हेतु गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट है 139, बच्चों की प्रकृति होती है अनुकरणशील, रचनात्मक, कल्पनाशील, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों का जो होगा वो होगा इनमें से सभी, अनुकरणशील, रचनात्मक और कल्पनाशील। एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है। छात्र किस नियम का पालन करेगा, तत्परता का, पुनर्वलन का, अभ्यास का, निकटता का। तो कैसा प्रश्न किसका करेगा, तो देखिए इसका होगा अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास के नियम के अनुसार एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के उपरांत छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए देता है। ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम, ये तीनों अधिगम नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। इसने दिया था, थॉर्नडाइक द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित अधिगम का प्रयत्न एवं मूल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित अधिगम का प्रयत्न एवं मूल सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया, थॉर्नडाइक ने। बुद्धि है एक क्या है, संप्रत्यय है, रचना है, संप्रत्यय और रचना है, या रचना से निकला संप्रत्यय है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि संप्रत्यय और रचना है, ये 3 नंबर का हो जाएगा। देखिए बुद्धि का जो है सिद्धांत, ये बुद्धि जो है ये इन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक ने दिया, जैसे कि द्वैकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, बहुकारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया, बहुविध सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। अब बहुकारक और बहुविध दोनों अलग है, बहुकारक का थर्स्टन होगा और बहुविध का हार्वर्ड गार्डनर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास क्या है, मुख्यतः प्रकृति है, पोषण है, वंशानुक्रम और पोषण दोनों अलग अलग है, या वंशानुक्रम और पोषण की अंतःक्रिया है। तो विकास वंशानुक्रम और पोषण की अंतःक्रिया है। ठीक है, स्व अनुशासन सहायता करता है, स्व अनुशासन सहायता करता है चरित्र विकास में, कक्षा प्रबंधन में, पाठ्यक्रम विकास में या शैक्षणिक उद्देश्यों में। तो देखिए ये इसका होगा चरित्र विकास में। जो स्व अनुशासन है वो किस में करेगा, चरित्र विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षण किस स्थान पर होता है, स्कूल में, स्कूल के बाहर, स्कूल के भीतर और बाहर, या केवल कक्षा में। तो होगा स्कूल के भीतर और बाहर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर वंचित बालकों का स्वप्रत्यय बहुत निर्बल होता है क्योंकि वह कक्षा में असफल होते हैं, कक्षा में खामोश बैठते हैं, वह जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों को सामना करते हैं, उनकी योग्यताओं का आकलन कठिन है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, वह जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों को सामना करते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या एक क्या है,
ठीक है। तो पाठ्यचर्या बोल रहा है क्या है, इसका देखिए आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अध्ययन का एक कार्यक्रम है। पाठ्यचर्या क्या है, अध्ययन का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास प्रक्रिया अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है। सतत एवं व्यापक में, संचित एवं सतत में, दिशात्मक और संचित में। तो इसका आंसर होगा दिशात्मक एवं संचित में। वृद्धि एवं विकास प्रक्रिया दिशात्मक एवं संचित तौर तरीके से प्रदर्शित की जा सकती है। भाषाओं को समझना और उपयोग करना बच्चों को समझ बनाता है। क्या समझ बनाता है, दुनिया को अपने आसपास से संबंधित करना। ठीक है, भाषाओं को समझना और उपयोग करना बच्चों को दुनियाओं को अपने आसपास से संबंधित करना। और नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन बचा है। 149 देखिए, व्यक्तित्व के निर्धारक हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक कौन है, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, इनमें से सभी। तो व्यक्तित्व का निर्धारक जो होगा वो जैविक हो जाएगा, नहीं सॉरी, इनमें से सभी होगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक। व्यक्तित्व का निर्धारक सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनजाति का पर्याय है। जनजाति का पर्याय क्या है, ठीक है, आदिवासी, वनवासी, अनुसूचित जनजाति या उपरोक्त सभी। तो इसका होगा उपरोक्त सभी। भारत में देखिए जनजातियों में निम्नलिखित पर्याय मिलते हैं, जैसे वन्य जाति, जंगल में रहने वाले जाति जो होता है, वनवासी, वन में रहने वाले, आदिवासी, मूल निवासी होते हैं, अनुसूचित जाति, संविधान में वर्णित जनजाति आदि। आदिवासी, मूल निवासी शब्द का प्रचलन 12वीं शताब्दी में हुआ था और इन सब से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उन समूह क्षेत्रों के प्रथम निवासी थे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।